दिव्यांशु सब ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया है। कल हम लोगों ने जो 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 पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने देखा कि जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो किस किस लेवल पे काम करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का काम होता है किसी भी मेंबर को, मतलब क्लास के किसी भी मेंबर को प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वह प्रोटेक्ट रहे, जिसको हम अलाउ करें वही एक्सेस कर सके। पब्लिक का कुछ अलग रेंज है, प्राइवेट का अलग रेंज है, डिफ़ॉल्ट का अलग रेंज है, प्रोटेक्टेड का अलग रेंज है। हम लोगों ने प्राइवेट देखा, डिफ़ॉल्ट भी देखा, पब्लिक भी देखा। पब्लिक तो समझ में वैसे ही आता है, पब्लिक नेम से है, एनीवेयर एक्सेसिबल, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है उस पर। बट जो डिफ़ॉल्ट है और प्रोटेक्टेड है, इनमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शन। प्रोटेक्टेड को शायद प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी कह दिया जाता है कभी कभी, हमने देखा है, बुक में लिखा हुआ है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड के नाम से भी हमने टर्म देखा है इसके अंदर। तो कोई नहीं, हमें उतने डीप में अभी नहीं जाना है। दोबारा जब अगर हम रिवाइज करेंगे तो फिर हम और भी बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है एनकैप्सुलेशन में, एनकैप्सुलेशन। और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ये अकाउंट के नाम से जो पैकेज है, अकाउंट है या एनिमल, एनिमल के नाम से पैकेज है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड की हुई थी, ज़रा ओपन करके देखे क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ एनिमल का क्लास बना हुआ है, ऐप टू कैट, ठीक है। तो हमने एक सोर्स कोड बनाया होगा इसका, एक ऐप टू बनाया था। इस ऐप टू को हम एज अ मेन क्लास यूज कर रहे हैं। और इसी के अंदर हमने कोई अलग से एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनाई है, एक ही फाइल बनाई है ऐप टू के नाम से। और उसी के अंदर हमने जितनी क्लासेस की ज़रूरत थी वो सभी क्लासेस हमने इसी में डिफाइन कर दी। डॉग, एक एनिमल के नाम से क्लास डिफाइन कर रखा है, उसके बाद एक डॉग के नाम से क्लास है। एनिमल जो है उसको हमने पेरेंट क्लास बनाया हुआ है, डॉग को हमने चाइल्ड क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक और बना रखा है कैट के नाम से, और एक हाँ कैट के नाम से। इसके अंदर हमने ठीक है कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। कल जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो पॉइंट हमने डिलीट कर दिया है क्या? नहीं, हमने, अच्छा हाँ डिलीट नहीं किया हमने, ठीक है, ये है हमारा काम। एक्चुअली में हो क्या रहा था, हमने ये कहा कि जो एनिमल है वो एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। और इस क्लास को इनहेरिट करके एक डॉग की क्लास है। अब हो क्या रहा है कि डॉग के अंदर हमने क्या किया है, जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका कोड हमने ऐप टू के अंदर लिखा हुआ है, ये रहा लाइन नंबर 8 पे। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये पता है कि जो डॉग के पास मेंबर वेरिएबल्स हैं उनमें साउंड जो है वो डॉग के पास डिक्लेयर्ड है, डॉग के पास है। और नेम और कलर जो है वो एनिमल से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों डेटा मेंबर्स को, नेम और कलर को इंसलाइज करना होगा तो इसके इंसलाइज करने का कोड जो है वह कंस्ट्रक्टर के पास होगा, एनिमल के पास होगा। और जो एक साउंड बचा है जो कि डॉग का है, इसको इंसलाइज करने का कोड डॉग के पास होगा। ये तो श्योर है, नो डाउट। तो अब हमें ये सोचना था कि हमने एक चीज कहा हुआ था पहले कि जो दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही कंटेन करता है। इसका मतलब हो गया कि जो हम एनिमल के अंदर दिस को यूज किए हैं, मान लेते हैं ये एनिमल का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमने दिस लिखा हुआ, तो अगर थोड़े समय के लिए ये सोचे कि ये जो दिस है ये तो एनिमल के अंदर लिखा है, इसका मतलब इसके पास एनिमल का, एनिमल के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। और फिर इसी तरीके से हमने डॉग के अंदर भी लिखा है यहाँ दिस, इसका मतलब इस दिस के पास
डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए भाई, दोनों क्लासेज अलग अलग हैं तो दोनों के ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब एक सोचने वाली चीज़ है। लेकिन नहीं, जो एनिमल है, एनिमल अगर उसको हम थोड़ा सा सोचें तो वो कहीं ना कहीं वो अब्स्ट्रैक्शन टाइप की चीज़ है। कैसे? एनिमल तो सभी होते हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो या कैट हो, एनिमल तो सभी हैं। लेकिन रियल लाइफ में कौन सी चीज एग्जिस्ट कर रही है? डॉग। क्या हुआ कुछ? कैसे हो गया कनेक्ट? कुछ समथिंग मिसिंग हो गया क्या? ये ऑटोमेटिक क्या हो गया इसको?
हेलो। ठीक ठीक ठीक। तो हमें लगता है कि जो चीज़ हम बता रहे थे सब मिस हो गया होगा, क्यों पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था, आइडिया नहीं लगा इसका। ठीक है। हाँ, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जब एनिमल भी एक क्लास है और डॉग भी एक क्लास है, और दोनों के अंदर हमने दिस को यूज किया है, और दिस जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों रेफरेंसेस मतलब दिस के अंदर अलग अलग रेफरेंसेस होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होने चाहिए। जब भी हम इसको कॉल करेंगे, अब यहाँ से प्रोसेस देखेंगे कि जब भी ये वाली लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, न्यू कीवर्ड चलेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद से क्या होगा, डॉग का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। इसके अंदर 3 वैल्यूज पास होंगी, पहला है नेम, दूसरा है कलर और तीसरा है साउंड। कौन सा कॉल होगा, ये वाला लाइन नंबर 46 वाला जो है ये कॉल हो जाएगा। जब ये कॉल होगा तो यहीं से हमने सुपर करके कॉल किया हुआ है, मतलब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है, ताकि जो नेम और कलर हैं इनको इंसलाइज किया जा सके, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद इंसलाइजेशन का काम होता है। इंसलाइजेशन कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। अब नेम और कलर जो हैं वो एनिमल के डेटा मेंबर हैं, इसका मतलब नेम और कलर को इंसलाइज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एनिमल की है। एनिमल का ही कंस्ट्रक्टर उसको इंसलाइज करेगा, इंसलाइज करने का कोड एनिमल के पास है, तो इसीलिए यहाँ से सुपर को कॉल किया गया। कहाँ कंट्रोल चला जाएगा, इनके पास चला जाएगा। जब इनके पास आएगा तो यहाँ हमने दिस यूज किया है। अब हमारा मैटर यही है कि ये जो दिस है इसके पास क्या है, कौन सा रेफरेंस है इसके पास, डॉग का है कि एनिमल का है कि दोनों अलग अलग हैं। ये चीज सोचने वाली चीज है कि जो दिस एनिमल के पास है वो दिस के पास क्या है, और जो दिस इस डॉग के पास है उसके पास किसका रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट तो एक ही बना है, क्योंकि न्यू जो है वो सिर्फ एक बार चला है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक ही बार बना है। तो कभी भी अगर कोई ये कहे कि कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता है, तो नहीं, कंस्ट्रक्टर कभी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, न्यू कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो न्यू कीवर्ड एक बार एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब मेमोरी में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार बना। क्लियर है। तो इसी को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ भी दिस को प्रिंट करा रखा है डॉग के अंदर, और फिर इस एनिमल कंस्ट्रक्टर के अंदर, दोनों जगह। देखते हैं दोनों के अंदर क्या आता है। तो इसको हमने जब कंपाइल कराया, हम इधर दिखा दें एक बार फिर से, कंपाइल और रन कराएंगे। मान लेते हैं हम कहाँ पर हैं, जहाँ सोर्स कोड होता है वहीं पे हम CMD अपना ओपन करेंगे। सोर्स कोड हमारा एनकैप्सुलेशन फोल्डर के अंदर है। यहाँ कोड लिखेंगे, सॉरी, जावा सी स्पेस, हमने पैकेज का कंसेप्ट यूज किया है तो -d, डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, डॉट, क्योंकि कंपाइल करने के लिए हमको बताना पड़ेगा। जैसे ही कंपाइल करेंगे तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। app2.java एंटर करेंगे, डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। कहाँ जनरेट होगी, एनिमल पैकेज है, जो चीज़ हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, टॉप पर हमने लिखा है कि पैकेज का नाम एनिमल है। इसका मतलब ये जितनी क्लासेज हैं ये सभी के सभी इस एनिमल पैकेज के अंदर क्रिएट होंगी। डॉट जावा फाइल वनली एक सोर्स कोड है जो प्रोग्रामर की मदद करता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, प्रोग्राम को समझने में हेल्प करता है। एक्चुअल प्रोग्राम जो होता है वो कौन सा है, जो क्लास फाइल बनती है, क्योंकि रन तो उसी को करना है, एग्जीक्यूट वही करेगा। कंपाइल करने के बाद तो वो कोड बन जाता है। अब JVM उसी को लोड करता है, उसी को एग्जीक्यूट करता है। अब क्या करेंगे, अगर हमें रन करना होगा तो मेन क्लास से रन करते हैं, तो जावा स्पेस, और उसके बाद से ये app2 के नाम से जो क्लास है कहाँ बना होगा, एनिमल पैकेज के अंदर बना होगा। तो एनिमल पैकेज के अंदर डॉट app2, इस तरीके से एंटर करेंगे। तो जब हमने एंटर किया तो हमने देखा कि एनिमल के अंदर जो दिस था उसके अंदर क्या लिखा है, dog@6, मतलब डॉग का ही ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी उसी डॉग का ऑब्जेक्ट है।
इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट एक ही बना है और दोनों दिस के पास सेम है। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ से, जब हमने यहाँ पर सुपर को कॉल किया, ये लिखा है ना सुपर, इसको हमने यहाँ से कॉल किया, तो इसके कॉल के टाइम पर जब ये कॉल हुआ है तब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस आया। अगर हम इसको डायरेक्ट कॉल करते, अगर इसी को हम डायरेक्ट कॉल करके देख लें, यहाँ ये एनिमल का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, हम एनिमल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम इसका रेफरेंस यहीं प्रिंट कर दें। नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, ये रहा, ये ऊपर बना भी है, ऊपर तो बना भी है कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है लाइन नंबर 5 वाला, तो ये रहा एनिमल डॉट दिस, उस समय एनिमल का ऑब्जेक्ट बना, तो उसका रेफरेंस है इसके पास, दिस के पास। लेकिन जब चाइल्ड क्लास से कॉल होगा तब उसी चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रेफरेंस होगा दिस के पास। ठीक है, ये क्लियर है? डाउट तो नहीं है हर्षिता? लास्ट टाइम हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्ट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी का रेफरेंस दिस के पास होगा। लेकिन अगर चाइल्ड क्लास के थ्रू अगर सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब सुपर क्लास के पास जो दिस होगा उस दिस का रेफरेंस क्या होगा? चाइल्ड क्लास का रेफरेंस। ठीक है, ये इतनी सी पॉइंट हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग एक पॉइंट पे और बढ़ें, स्कोप एंड विजिबिलिटी पे। स्कोप एंड विजिबिलिटी क्या होता क्या है एक्चुअल में? लिखने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, कई सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, इनको हम लोग समझते हैं, पहले समझते हैं और फिर उसके बाद से फिर थ्योरी वगैरह फिर पढ़ते रहेंगे, देखेंगे थ्योरी में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें समझ जाएंगे उसको फिर बुक से समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है उनके टर्म्स को जानना कि एक्चुअल वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा नोट्स पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख रहे थे, इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इधर नीचे क्या लिखे हुए हैं? प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। किसी का डिस्कनेक्ट हुआ है? कोई नहीं, अभी तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, कोई नहीं, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? नो सर। ठीक ठीक है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज लीस्ट एक्सेसिबल व्हाइल पब्लिक इज मोस्ट एक्सेसिबल। स्कोप एंड विजिबिलिटी। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को अगर हम सोचेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक ही चीज कह रहा है, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। क्या है? जैसे स्कोप क्या कहता है? स्कोप का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया, कोई भी वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल को उसी क्लास के अंदर कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब स्कोप जो है केवल एक सिंगल क्लास के बारे में बताता है कि उस वेरिएबल को किस क्लास के अंदर किस किस जगह किस एरिया में हम यूज कर सकते हैं, वो स्कोप कहलाता है। तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। स्कोप defines
that a variable defines the area within the class, ठीक है, स्कोप डिफाइंस द एरिया विद इन द क्लास, क्लास के अंदर वो एक एरिया को डिफाइन करता है, एरिया बताता है वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, वो एरिया जहां वेरिएबल क्या हो, एक्सेसिबल, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम से ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, स्कोप एंड विजिबिलिटी के नाम से ही बनाते हैं, स्कोप एंड विजिबिलिटी डॉट जावा। पब्लिक क्लास स्कोप एंड विजिबिलिटी, ये एक क्लास है, क्योंकि जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मतलब वेरिएबल के लिए ही स्कोप टर्म यूज होता है। अब हमारे पास क्या है कि हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम के नाम से, ठीक, एक वेरिएबल ये हो। हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं इसके अंदर, पब्लिक स्कोप एंड विजिबिलिटी, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम इसके अंदर भी वेरिएबल बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो भी एक तरह का मेथड है। मेथड का मेन थीम क्या होता है, मेथड का मतलब ये होता है कि वो एक एरिया प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर कुछ लॉजिकल कोड लिख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस कुछ दे सकते हैं। तो स्कोप एंड विजिबिलिटी यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है वो भी एक तरह का मेथड है, बस फर्क है एक स्पेशल मेथड है जिसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। मेथड का नेम क्लास के नेम पर होता है तो कंस्ट्रक्टर बोल दिया जाता है। इसका एक स्पेशल फंक्शन है, यह ऑटोमेटिकली डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज भी कर सकता है अगर नहीं देते हैं। तो हम एक वेरिएबल भी यहाँ पे बना सकते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना सकते हैं, इंट, हम किसी की एज ले लें, एक वेरिएबल बना दे एज के नाम से, ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ कोई मेथड एक दूसरा हम बना सकते हैं, पब्लिक स्कोप एंड विजिबिलिटी, पैरामीटराइज बना सकते हैं, इंट मोबाइल के नाम से, एक पैरामीटर भी इसके अंदर बना दिए। हम इसके अलावा मेथड भी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जैसे बनाए हैं वैसे हम मेथड भी बना सकते हैं, कोई भी void मेथड 1, इसको भी हम नॉन पैरामीटराइज बना सकते हैं, इसके अंदर भी हम कोई ना कोई वेरिएबल बना सकते हैं, या हम यूं कहें हम एक लूप चला देते हैं, फॉर लूप, लूप तो सबने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा क्लास 9th में, Yes. i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन r इक्वल्स टू, तो 1 से चला ले, 1 से ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम लोग की हैबिट हो गई है ना 0 से चलाने की, तो 1 से चला लेते हैं, 10 सेमीकोलन i प्लस प्लस।
इसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। वो मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, नेम प्रिंट कर लेते हैं, नेम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और हम चाहें तो एक पैरामीटराइज्ड मेथड भी बना सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। पब्लिक इसका रिटर्न टाइप भी हो, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप हो। मेथड टू, हम यहाँ से मैस इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर दे दें, वेरिएबल का नेम सक्सेस लिख लें, सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे इस सक्सेस की वैल्यू। ऐसे हमने रैंडम वेरिएबल्स ले लिए हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है किसी हम स्पेशल पर्पज से इसको लिख रहे हैं, बस हमें वेरिएबल्स को समझना है, वेरिएबल्स को जानना है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमने लिख रखी है इसके अंदर। अच्छा, ये जो मेंबर्स हैं इनमें एक चीज़ और हो सकता है, हम लिख सकते हैं प्राइवेट स्टैटिक, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक, और स्ट्रिंग, और क्या लिख सकते हैं, नेम हो गया, कलर ले लेते हैं, हमें तो वेरिएबल बनाना है, कलर हमने स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। हम लोग स्टैटिक, इंस्टेंस, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के टर्म, जो वेरिएबल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत बता देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने दे दिया। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक ब्लॉक होता है, स्टैटिक कीवर्ड की मदद से एक स्टैटिक ब्लॉक बनता है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर हम कलर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं इसको, जैसे कि रेड, इस तरीके से हम कोई इसको वैल्यू दे सकते हैं। इसके अंदर हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कलर, कलर, ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। और एक और होता है जिसको इंस्टेंस ब्लॉक बोलते हैं, वो ओनली करली ब्रेस होता है, कमेंट करके यहाँ दे देते हैं, इनके नाम दे देते हैं, क्या है, इसको बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक, इसको स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। अब से ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक होते हैं और इंस्टेंस ब्लॉक होते हैं, इसका अलग पर्पस है, इसका अलग पर्पस है, ये कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें हम लोग फिर वेरिएबल्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो हम लोग करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, या फिर ऐसे नहीं आता है तो उसका मिल जाता है आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन मिल जाता है, हो सकता हो यहाँ ना मिले, लेकिन अगर आगे चल के इंटर वगैरह में पढ़ना रहे तो वहाँ मिल जाए, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पे तो नहीं इनको मेंशन करते हैं, देते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, चीज़ें हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी क्वेश्चन है हाई स्कूल लेवल पर पूछने के लिए, इनके अलावा भी क्वेश्चन, लेकिन ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर से जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई, कंस्ट्रक्टर से जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है या फिर कोई क्लास है हम उसको रन कर रहे हैं, तो क्लास के रन होने के टाइम पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा, मतलब सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, कि स्टैटिक सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये ऑर्डर की बात है, ठीक है, कि कौन सा काम पहले हो जाता है। ऐसे मेथड भी, ये जैसे मेथड है, मान लेते हैं ये पब्लिक स्टैटिक, इसको स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। एक सिंगल क्लास के अंदर अगर हम सिर्फ सिंटेक्स की बात करें
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉजिक तो दूर की बात हो गई, लेकिन सिंटैक्स वाइज काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जावा के अंदर, बहुत कुछ है, और ये कोर पार्ट है।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes. ठीक ठीक। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, अ, दो मेंबर्स बनाए हुए हैं, डेटा मेंबर्स जिनको कहते हैं, जिनमें से एक इंस्टेंस वेरिएबल है, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, दोनों के अपने अपने अलग अलग पर्पज़ हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार मेमोरी में इंस्टेंस वेरिएबल भी बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको इंस्टेंस बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल कि ऐसा वेरिएबल जो इंस्टेंस का, लेकिन एक स्टैटिक वेरिएबल भी है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल कहते हैं, मतलब ये पूरे क्लास के लिए एक वेरिएबल है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट इस क्लास से बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्ट के लिए कलर के नाम से सिर्फ एक वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, सिंगल वेरिएबल होगा, और इसकी वैल्यू को सभी के सभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, मतलब कॉमन है, शेयर्ड वेरिएबल कह सकते हैं इसको। लेकिन स्टैटिक जो होते हैं, स्टैटिक मेंबर होते हैं, इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस टाइम पर क्लास लोड होता है उसी टाइम पर ये क्या होते हैं, बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि भाई अगर क्लास के लिए बने हुए हैं तो क्लास के लोड होने पर भी इनको बना दिया जाता है, जेवीएम इनको बना देता है, मतलब इनको पहले वैल्यू चाहिए। तो जो स्टैटिक मेंबर होते हैं, स्टैटिक मेंबर, इनको इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड, ये स्टैटिक ब्लॉक यूज होता है, क्योंकि ये जो स्टैटिक ब्लॉक है वह इसको इनिशियलाइज कर देता है, क्योंकि ये क्लास लोड होता है उसी टाइम पर ये भी चलता है, जैसे क्लास लोड होता है उसी टाइम पर स्टैटिक ब्लॉक भी रन कर जाता है, इस वजह से उसको रखा गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, हम लोग का काम था स्कोप एंड विजिबिलिटी को जानना। तो अगर हम देखें तो नेम के नाम से एक वेरिएबल है जिसको हमने डायरेक्टली क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। कोई भी वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर किया जाएगा, जिस स्कोप में, ये जो करली ब्रश लगा है ना, इसको हम स्कोप बोलते हैं, ये पूरा एरिया स्कोप कहलाता है। एरिया इसलिए हमने लिखा है कि स्कोप डिफाइंस द एरिया, इसको क्या करता है, एक एरिया डिफाइन करता है विद इन द क्लास, क्लास के अंदर, वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, कि कोई भी वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल है, किस एरिया में एक्सेसिबल है। तो जो नेम है वो इस करली ब्रेस के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल है। ठीक है, इसका स्कोप ये पूरा क्लास है। अगर हम बात करें इस इंट एज की, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, मतलब इसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी के अंदर केवल एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट एलन, यहाँ पर हम एज को डिस्प्ले करा सकते हैं, एज को हम प्रिंट कर सकते हैं, एज इक्वल्स टू एज। ठीक, लेकिन इस एज को हम इसके बाहर नहीं कर सकते, किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज नहीं कर सकते, किसी दूसरे मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, फिर देखें, मतलब ये जो एज है इसका स्कोप जो है वो क्या है, ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है सिर्फ इतना है, मतलब ये कर ओपनिंग करली ब्रेस से लेकर के क्लोजिंग करली ब्रेस तक का एरिया जो है वो एज का स्कोप है। इसी तरीके से ये जो मोबाइल के नाम से यहाँ एक वेरिएबल है, ये भी तो एक वेरिएबल है। अगर डेटा टाइप के साथ कोई आइडेंटिफायर यूज होता है, इसका मतलब एक वेरिएबल बन रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, और इसको रीड करते ही क्या होता है, एक वेरिएबल बना दिया जाता है। तो हम अगर यहाँ पर डिस्प्ले करें प्रिंट एलन मोबाइल इक्वल्स टू प्लस मोबाइल, अब ये जो मोबाइल है वह कहाँ एक्सेसिबल है, इसी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर ही केवल एक्सेसिबल है, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। मोबाइल जो है एक आर्गुमेंट वेरिएबल है, इसका अलग अलग नेम रखा गया है, जैसे इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, इसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से इसको आर्गुमेंट वेरिएबल बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एक और वेरिएबल यहाँ बन रहा है, इंट आई लिखा है, इसका मतलब आई के नाम से एक वेरिएबल बन रहा है। स्विच हो गया क्या? स्विच हो गया, ठीक है। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है किसी का? लग रहा है डिस्कनेक्ट तो नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है, अब आर्गुमेंट वेरिएबल क्या होता है, केवल इसके अंदर काम करेगा। अब इस जैसे एज है, अब इनको कुछ नाम ऐसे दिए जाते हैं, अगर हम देखें थोड़ा सा नाम कर ले इसका, इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल, या फिर क्लास वेरिएबल। ये दोनों नाम याद रखेंगे। कभी कभी क्लास वेरिएबल के नाम से पूछ लेता है, आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि नाम से हम कंफ्यूज हो जाएं और हम गलती कर बैठे। यहाँ जो है, यह एक लोकल वेरिएबल है, इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। अगर बात हम करें मोबाइल नंबर की, मतलब मोबाइल की, यहाँ पर है तो ये एक आर्गुमेंट वेरिएबल कहलाता है, या यूँ कहें एक तरह से ये लोकल वेरिएबल ही है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है, स्पेशली कॉल्ड आर्गुमेंट वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल, ठीक है तो लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी एक ब्लॉक के अंदर बना हो। ये जो करली ब्रश लगा है ना, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ये ब्लॉक को डिसाइड करता है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। अब जैसे इसका नाम इंस्टेंस ब्लॉक है, इसका नाम क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है, तो ये जो करली ब्रश लगा हुआ है ये ब्लॉक बताता है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ हो गया, जैसे फॉर लूप लगा है तो यहाँ पर भी हमने करली ब्रश लगाया है, तो यह भी ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कोड, मतलब एक से अधिक कोड को एक साथ रखने को का जो एरिया होता है उसको ब्लॉक बोलते हैं। एक्चुअली में जो यहाँ पे हमने ये पूरा यूज किया है ना, इसको अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखें तो इसको वेरिएबल नहीं बोले जाते हैं, इसको फील्ड्स बोले जाते हैं। एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, इसको फील्ड्स बोलते हैं, फील्ड्स। these are called these are actually called FIELDS, फील्ड्स बोले जाते हैं। फील्ड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं और ब्लॉक्स होते हैं। किसी भी क्लास के अंदर ये चार चीज़ें होती हैं, या तो फील्ड्स होंगी, ठीक है, या तो कोई कंस्ट्रक्टर होगा या मेथड होगा, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, या तो ये वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और या तो फिर ब्लॉक्स होंगे, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, ये भी एक तरह का ब्लॉक ही है। इतने से पूरे के पूरे प्रोग्राम को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल है, इसको दूसरा कोई नाम नहीं देते हैं, इसको लोकल वेरिएबल ही कहते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल है यह आर्गुमेंट वेरिएबल कहलाता है, लेकिन यह भी एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि इसका स्कोप क्या है, विद इन ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर है। किसी का कुछ मिस हो गया तो ठहर के रोक, हमारा खुद डिस्कनेक्ट हो गया। भाई भी बोले
इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, ये सब वेरिएबल्स। आवाज़ तो आ रही है ना? आवाज़ तो नहीं गई है? नहीं गई है, ठीक है। तो अभी तो स्कोप का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, स्कोप क्या है। जैसे आई जो है, अब आई का स्कोप क्या है? आई का स्कोप है कि इसके अंदर वो यूज हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर आई को यूज कर सकते हैं, मतलब इस फॉर लूप के अंदर, क्योंकि इसको जहाँ डिक्लेयर किया गया है उसी स्कोप के अंदर ये यूज हो सकता है, उसके बाहर यूज नहीं हो सकता। उसका हम ना तो उसे हम डिस्प्ले करा सकते, प्रिंट कर सकते हैं, ना तो उसको किसी ऑपरेशन में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐसा है। तो स्कोप टर्म जो है वो केवल कहाँ अप्लीकेबल होता है? विद इन क्लास अप्लीकेबल होता है। वो एक एरिया बताता है कि किस एरिया में कौन सा वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। वेरिएबल केवल वनली वेरिएबल, मेथड्स या कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्कोप मेथड और कंस्ट्रक्टर के लिए नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के लिए बना। ठीक है, क्लियर है? जिस स्कोप में डिक्लेयर किया जाएगा उसी स्कोप में एक्सेसिबल होगा। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, अब वेरिएबल कितनी घंटे का क्लास हो? 2 घंटे में क्या जाएंगे? एक घंटे का लाइट गई तो कनेक्शन कट गया।
हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, कुछ लिखने जा रहे थे, गड़बड़ हो गया बार बार, लाइट के चक्कर में परेशान होना पड़ रहा है। अब वेरिएबल accessed only within that area where it is declared। कोई भी वेरिएबल सिर्फ उसी एरिया में एक्सेस किया जा सकता है जिसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक, क्लियर। स्कोप के लिए ये 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, 2 पॉइंट समझने के लिए काफ़ी हैं, बाकी लिखने के लिए तो उन्होंने बुक में काफ़ी कुछ लिख रखा है। हम नोट्स वगैरह समय निकालेंगे तो नोट्स वगैरह बना देंगे अगर सब लोग कहेंगे। सर लिखवाते होंगे बुक, मतलब नोट्स बनवाते हैं सर स्कूल में? यस सर। तो अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल अभी? क्योंकि हमें अगर थोड़ा समय मिलेगा तो हम बना करके दे देंगे, हम टाइप करके दे देंगे। कुछ चीज़ें बनाए हुए भी हैं और फिर हम बना भी देंगे। थोड़ा सा समय लगता है इसमें, टाइपिंग में मान लेते हैं हमें सोच समझ करके लिखना होगा, और क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट्स इन्होंने दिया है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉक वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने, पॉइंट्स भी वही लिखे हुए हैं, चीज़ें वही हैं, बस हो सकता हो वर्ड्स के थोड़े से फ़र्क हों, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी तो सेम है। ये रहा इसको। विजिबिलिटी क्या चीज़ है? विजिबिलिटी टर्म्स देखें। विजिबिलिटी किस पे एप्लीकेबल होती है? वेरिएबल पर भी एप्लीकेबल होता है और फिर मेथड्स पे भी, डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड दोनों पर। अच्छा, एक चीज़ इस पे लिख लें कि द टर्म स्कोप is only applicable for वेरिएबल्स। केवल वेरिएबल्स के लिए ही ये टर्म एप्लीकेबल होता है। The term visibility means a variable or a method can be accessed from which location। सर आपका स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? अच्छा, एक मिनट देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, हमारा खुद का ही, हमारे सिस्टम में लग रहा है कुछ दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ इसके साथ, और इसकी हमें लग रहा है मेमोरी की प्रॉब्लम है। हमने इसमें 12 GB का रैम पड़वाया हुआ है, मतलब 4 GB का था, उसको बढ़ाकर 12 GB किया हुआ है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है हमें। तो इसमें हमने SSD पड़वाया है, उसका भी बेनिफिट नहीं पा रहे हैं। बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं प्रोग्राम, इस वजह से ये दिक्कत है। ये पूरा 100% CPU हमारा कंज्यूम कर ले रहा है, पता नहीं कैसे। कोई ज़्यादा एप्लीकेशन भी रन नहीं कर रहा है। एक तो ये गूगल मीट चल रहा है, मतलब गूगल क्रोम चल रहा है, उसके बाद से फिर ये सारे 2-3 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। इतने में इसको, मतलब हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे कट जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि हमारे वहाँ नेटवर्क गड़बड़ है, नेटवर्क आ रहा जा रहा है, नेटवर्क स्टेबल है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? स्पीड टेस्ट,
यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने का विजुअल ही नहीं हुआ अभी तक। हमने ब्राउजिंग डेटा भी क्लियर कर रखा है। कितना है? 14 MB तो इसने कैसे रखा हुआ है। ब्राउज़र की भी दिक्कत नहीं है कि ब्राउज़र की मेमोरी फुल हो गई है। ब्राउज़र का कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो कुछ डेटा कलेक्ट करके रख सकता है, तो इस तरीके का ये ब्राउज़र भी है, इसकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सिस्टम हमारा स्लो है। टास्क मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। कुछ दिक्कत है क्योंकि ये 100% CPU कंज्यूम कर रहा है और ये इसको रिलीज नहीं कर रहा है। CPU बिजी है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन कौन सा एप्लीकेशन है जो रन कर रहा है इतना ज़्यादा? 99% ऑफ CPU। इसका प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा, ये तभी सही होगा। एक यहाँ क्रोम का रन कर रहा है, एक यहाँ क्रोम का रन कर रहा है। ये कौन सा है? एंड टास्क, फिर भी इतना ज़्यादा कंज्यूम। लग रहा है अभी कुछ ठीक हो गया। ठीक, तो हमने लिखा हुआ है द टर्म विजिबिलिटी मीन्स, विजिबिलिटी का मतलब होता है अ वेरिएबल और अ मेथड, मेथड लिखना चाहिए था, अ मेथड, अ मेथड कैन बी। आवाज़ तो जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर लें। ठीक है। कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच लोकेशन of the program. The term visibility means a variable or a method can be accessed from which location of a program, of the program. कहने का मतलब यह हो गया कि एक्सेसिबिलिटी, ये विजिबिलिटी जो है ये बताता है कि कोई भी, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर वो मेथड हो, वो पूरे प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ये ऐप 2 बनाया, ठीक है। ऐप 2 के अंदर कितनी क्लासेस हैं? एक तो मेन क्लास है, उसके बाद से एक एनिमल क्लास है, एक डॉग क्लास है, फिर एक कैट क्लास है। अब इससे हम कुछ एप्लीकेशन भी परफॉर्म कराएंगे, मतलब कुछ काम कराएंगे। ऐसे ही अगर हम देखें, ये अकाउंट जो है, अकाउंट की बात करें तो अकाउंट क्या है तो एक सिंगल क्लास, लेकिन इसमें कुछ टास्क भी तो परफॉर्म हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो प्रोग्राम जो होता है वो मोर देन, मतलब 1 और मोर क्लासेस, एक या एक से अधिक क्लासेस को मिला करके कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं,
सॉफ्टवेयर थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो प्रोग्राम का मतलब हो गया कि हो सकता हो उसके पास एक ही क्लास हो, एक ही क्लास में हम पूरे कोड लिखे हों। हो सकता हो कि हम 2-3 क्लासेस को मिला करके एक पर्टिकुलर टास्क, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर बनता है, तो कैलकुलेटर में बहुत सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। अब अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए हम अलग अलग क्लास बना सकते हैं, ये एक ही के अंदर रख सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्लासेज का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है, इनको लाने से फ़ायदा क्या है। प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। अगर यही प्रोग्राम सी लैंग्वेज से बनाई जाए तो वो टफ है, तो उसमें फंक्शंस बनाए जाते हैं, उसमें वेरिएबल का मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन हो जाता है। वो चीज़ जावा आसान कर देता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उस चीज़ को आसान कर देता है। ये जब बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो महसूस होते हैं, छोटे प्रोग्राम में तो लगेगा कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम और जावा का प्रोग्राम दोनों बराबर है, कोई अंतर ही नहीं है, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन बड़ा हो, लार्ज एप्लीकेशन, जैसे ये CRM के एप्लीकेशन हो गए, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हम व्हाट्सएप का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर हम फेसबुक का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब बड़े एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन सब के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, तो जावा इन सब चीज़ों को रिड्यूस करता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हो सकते हैं, पैकेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन क्लासेज और पैकेज में कोई भी वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, भाई जहाँ जहाँ विजिबल होगा वहाँ वहाँ एक्सेस होगा, यही तो है। अगर विजिबल नहीं होगा तो एक्सेस कहाँ होगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको विजिबिलिटी बताया गया है कि विजिबिलिटी का मतलब हो गया कि पूरे प्रोग्राम में किस किस लोकेशन पर वह विजिबल है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, उसको इस विजिबिलिटी बोलते हैं। और ये चीज़ कौन मैनेज करता है, जैसे पब्लिक हमने बनाया, अगर हमने इस अकाउंट क्लास को पब्लिक बनाया है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल है, कहीं भी विजिबल है। लेकिन यहीं पर इस डेटा मेंबर को हमने प्रोटेक्टेड बना दिया है, तो इसकी विजिबिलिटी घट गई। अब इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये कहाँ एक्सेस होगा, ओनली चाइल्ड क्लास के अंदर, और वो भी केवल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। ये इसके साथ रेस्ट्रिक्शन हो गया। अगर प्राइवेट है, कोई भी मेंबर प्राइवेट है, तो ये विद इन क्लास विजिबल होगा, क्लास के बाहर ये विजिबल ही नहीं होगा, क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल होते ही नहीं है, ठीक है। ये बात पॉइंट क्लियर है। तो विजिबिलिटी में और स्कोप में ये छोटा सा फर्क है, थोड़ा सा हो सकता हो दिक्कत हो इस चीज़ को समझने में। एक बार के लिए खुद से भी सोचेंगे कि जो हमने स्कोप और विजिबिलिटी टर्म दिया है वो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे समझा जाए। विजिबिलिटी और स्कोप समझ में आया, कोई दिक्कत है अभी इसमें? हर्षिता, दिव्यांशु, जयंत? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। इसमें और भी कुछ अगर लिख सकते हो तो लिख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। हम ये लिख सकते हैं दिस इज रिलेटेड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं विजिबिलिटी कैन बी मैनेज्ड थ्रू एक्सेस मॉडिफायर्स, इसी को स्पेसिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोचना नहीं है कि मॉडिफायर और स्पेसिफायर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्या,
ऐसा नहीं है, ये एक ही है। एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, मॉडिफायर भी बोलते हैं। ये जो टर्म एक्सेस लगा हुआ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर्स होते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। पब्लिक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और एंड डिफॉल्ट। एक्सेस स्पेसिफायर कहें या फिर एक्सेस मॉडिफायर कहें, लेकिन जो मॉडिफायर टर्म है ना, ओनली मॉडिफायर टर्म, ये और भी कहीं यूज होता है। जैसे स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड है लेकिन कभी कभी हम उसे मॉडिफायर का नाम दे सकते हैं। नहीं स्टैटिक है तो जो फाइनल है, फाइनल एक मॉडिफायर कहलाता है। ठीक है, स्टैटिक को नहीं, फाइनल को कहा जाता है कि वो एक मॉडिफायर है। तो ये टर्म्स है, प्रोग्रामर हैं अपने अलग अलग यूज कर लेते हैं टर्म, तो उसके लिए सोचना नहीं है। हमारे लिए सिंपल यही है कि हम एक्सेस मॉडिफायर टर्म समझें और उसको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड को ही समझें। और यही है जो विजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। विजिबिलिटी बताते हैं कि कौन सा मेंबर किस लेवल तक विजिबल हो सकता है, पूरे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ किस लोकेशन पर विजिबल हो सकता है। जहाँ विजिबल होगा वहीं एक्सेस होगा, जहाँ विजिबल नहीं होगा वहाँ एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। और कुछ इसमें बचा है तो इनको देखना पड़ेगा, और भी कुछ है क्योंकि बुक पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है। ठीक है, अच्छा, कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने कल देखा हुआ था, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, या तो फिर वो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए थे ऊपर, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे, यहाँ लिख सकते हैं। तो द आउटर क्लास, इस तरीके से, द आउटर क्लास कैन बी ओनली पब्लिक और डिफॉल्ट। ठीक है, आउटर क्लास जो है वो या तो पब्लिक होगा, हो सकता है, या फिर डिफॉल्ट हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से द इनर क्लास कैन बी ऑफ एनी टाइप, ये किसी टाइप का हो सकता है, सच एज ये पब्लिक भी हो सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, ये प्रोटेक्टेड भी हो सकता है और डिफॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। और कोई ऐसा पॉइंट जो हम लोगों से मिस हुआ हो? एक पॉइंट और हम लोगों ने देखा था, when we call super class constructor from child class constructor जब भी हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल करते हैं, द कीवर्ड this contains
ओनली चाइल्ड क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस जो होता है क्लास का नहीं, वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था, तो हमने इसको भी ला करके यहाँ ठीक है। और कोई पॉइंट है ऐसा? अब ये सब चीज़ें रहेंगी, अगर कभी मन करेगा तो इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली देखा हुआ है, तो ये जल्दी भूलेगा भी नहीं। अगर केवल याद करना होता तो शायद भूल जाता, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, तो इसके भूलने के चांसेस घट जाते हैं। किसी का कुछ मिस हो गया क्या? हमने सिर्फ लिखा है, हमने कुछ किया नहीं है इसमें। हमने सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं इधर। आउटर क्लास कैन बी ओनली पब्लिक और डिफ़ॉल्ट। आउटर क्लास भी हम लोगों ने देखा है कि किसी भी फाइल के अंदर डायरेक्टली जो क्लास बनाए जाते हैं वो आउटर क्लास होते हैं, और क्लास के अंदर जो क्लास बनाते हैं वो इनर क्लास या नेस्टेड क्लास भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेस्टेड क्लास भी कहते हैं। तो नेस्टेड क्लास तो बिल्कुल एक मेंबर की, क्लास के मेंबर की तरह है। वो कुछ भी हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो फ्री है। और फिर हमने ये भी लिख दिया कि अगर हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल करते हैं, तो जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड है, उसके पास क्या होगा? उसके पास चाइल्ड क्लास का रेफरेंस होगा। और एक टर्म और था सुपर कीवर्ड के साथ, तो सुपर कीवर्ड के पास तो कोई रेफरेंस ही नहीं था। सुपर डॉट करके हम कॉल करते, लेकिन सुपर के पास कोई रेफरेंस ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अगर होता नहीं रेफरेंस, तो फिर वो कॉल कैसे होगा? हम लोगों ने सुपर को प्रिंट किया था, वो तो कुछ दिया नहीं था। हमने यहाँ पर इस सुपर को, कहाँ गया, यहाँ पर, ये हमने इस सुपर को प्रिंट किया था, लेकिन इसने कुछ दिया नहीं। क्या कारण है इसका? अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा हम चेक करते हैं इसको। 1 मिनट के लिए लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए CMD। लोकेशन पर हमें चाहिए CMD। ठीक है, इसको अगर हम अनकमेंट करते हैं, यहाँ से इसको अगर हम अनकमेंट करें, और इसको अगर हम कंपाइल करें, जावा-सी -d डॉट app2 डॉट जावा, यहाँ एरर आ गया। ये कह रहा है यहाँ पे डॉट की ज़रूरत है। मतलब सुपर के पास जो भी कुछ होगा, जैसे दिस के पास रेफरेंस होता है, वैसे सुपर के पास भी होता तो है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ डॉट की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि हमें डॉट की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे डॉट लगा करके हमें इस तरीके से कुछ लिखना चाहिए। अभी भी कुछ आ रहा है, क्या बोला इसने? नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन एनिमल। ठीक है, नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, बट मेथड को तो कर सकते हैं, क्योंकि इस सुपर कीवर्ड से या तो वेरिएबल एक्सेस होता है या तो मेथड। और जिसमें पैरेंथेसिस लगा है, जो लाइन नंबर 47 पे लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं गेट नेम। गेट नेम के नाम से जो मेथड है, उसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक, कॉल कर सकते हैं, और इसको रन करना है हमें। जावा एनिमल डॉट app2, ये रहा। इसमें क्या प्रिंट हुआ? हमने ये एनिमल नहीं, क्या लिखा है, डॉग सुपर के नाम से। ये रहा, डॉग सुपर के नाम से इन्होंने नेम डॉग 1 प्रिंट कर दिया।
अगर ये डॉग 1 आ रहा है तो डॉग 1 कहाँ से आ रहा होगा? तो जाहिर सी बात है ये जो डॉग 1 आ रहा होगा वह भले ये सुपर क्लास मतलब सुपर लिखा हुआ है तो ये गेट नेम जो है वो सुपर क्लास का है, लेकिन जो ये डॉग 1 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो डॉग के इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो जो यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट बना है इससे आ रहा है। इसका मतलब ये भी इसी चाइल्ड क्लास का ही एक तरह से रेफरेंस है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के रेफरेंस की मदद से अब ये जो गेट नेम है इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अच्छा इसको हम दिस करके देखें क्या? दिस डॉट गेट नेम। फिलहाल तो डॉग के पास तो है नहीं, देखते हैं जरा इनहेरिटेंस का क्या है। कंपाइल करें, हो गया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये श्योर हो गया कि जो सुपर है ना, है तो वो मतलब सुपर क्लास का उसके पास रेफरेंस होता है जिससे कि सुपर क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट ये चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल है। गेट नेम जो है वो चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल है। अब मान लेते हैं कंपाइलर को ऐसा बनाया गया है, उनको सुपर का भी रेफरेंस देना चाहिए था, उसके पीछे कुछ कारण होगा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि सुपर के पास है क्या एक्चुअल में, इसलिए वो दे नहीं पा रहे होंगे। अच्छा ये सुपर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सुपर तो यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए, इसके पास सुपर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई चाइल्ड है नहीं, नहीं सॉरी इसका पेरेंट है, एनिमल का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है। तो अब उतना डीप में हमें जाना नहीं है, फिलहाल हम बस एक थोड़ी सी संतुष्टि के लिए इसको चेक कर रहे थे। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसको हटा ही सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमने जो जो चीज़ें चेक की थी वो सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। और कुछ इसमें बुक में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ दिया हुआ है, एक्सेसर मेथड दिया है, म्यूटेटर मेथड दिया है, मैनेजर मेथड दिया है, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इन जावा constructors are called मैनेजर मेथड्स, जो मैनेज करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा दिया होगा यहाँ पे, देखा जाए जरा, हाँ लिखा है दीज आर मेंबर मेथड्स विद स्पेसिफिक मेथड्स, जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से इन जावा कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड मैनेजर मेथड्स, गेटर्स आर कॉल्ड, गेटर मतलब गेट करने वाला, एक्सेस करने वाला, तो इसको एक्सेसर बोलते हैं। एक्सेसर मेथड्स एंड सेटर्स आर कॉल्ड, सेटर क्या करते हैं, सेट करते हैं, मतलब वो चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। जो अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर सेट करेंगे मतलब उसको मॉडिफाई करेंगे, तो इसको म्यूटेटर बोलते हैं। म्यूटेटर मेथड्स। म्यूटेटर का मतलब म्यूटेट करना, मतलब जो बदल सके, जो बदल दे, उसको म्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की चीजें हैं, उन्हीं के नेम है, हो सकता हो कि कहीं सर इम्प्योर और प्योर मेथड्स। हाँ ये बात सही है, प्योर और इम्प्योर मेथड्स, ठीक है बहुत बढ़िया याद दिला दिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं, बस थोड़ा सा हम कंफर्म कर लें क्योंकि हमें जो जानकारी है उस हिसाब से। इसमें दिया है, इसमें दिया तो नहीं लग रहा, प्योर और इम्प्योर मेथड्स।
एनकैप्सुलेशन में दिया है ये चीज़? नहीं दिया होगा, मेथड्स में दिया होगा। जो मेथड का चैप्टर है उसके अंदर दिया होगा, कंस्ट्रक्टर से पहले। कंस्ट्रक्टर से पहले ना। बस हम 1 मिनट देख लें यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर, क्योंकि हमें जितना आइडिया है हो सकता हो थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दिया है, बस देख लेते हैं। पैरामीटर वगैरह हैं, ये सब चीज़ें उसी में हैं। हाँ, ये कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला क्या है? प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शंस और मेथड्स, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, आर दोज that do not change the state of their parameters। और दूसरा क्या है? दूसरा है the impure function functions, इसको स्मॉल करना था, और यहाँ पर भी the pure functions, the impure functions और methods are those that change or modify the state of their parameters। और इसका एक नाम और इन्होंने दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफायर फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है, देख लेते हैं इस चीज़ को। प्योर इम्प्योर क्या करना है, एक नया क्लास भी बना लेते हैं। प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस। हाँ ठीक है, फंक्शंस डॉट जावा बन गया। क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस। क्या हो सकता है? इसके पास इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि नेम। इसके पास कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इसके पास मेथड हो सकता है। हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, मेथड की बात कर रहे हैं, तो ओनली मेथड्स बनाएंगे। मेथड्स लिख सकते हैं, फंक्शंस और मेथड्स। तो जो प्योर फंक्शन होते हैं उनका कहना ये है कि वो अपने जो पैरामीटर होते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड और पब्लिक वॉइड
कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट के नाम से बनाया और हमने डबल बिल या फिर नहीं, ऐसा नहीं हमें लिखना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें वास्तव में चेंज होता हो, इसको ऐसे नहीं, कैलकुलेट यहाँ पे सम का बनाते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल है सम। सम के नाम से फंक्शन है, दो वेरिएबल्स हैं, इंट एक्स है कॉमा इंट वाई, दो वेरिएबल्स हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तीसरा वेरिएबल जेड ले रहे हैं, तीसरा वेरिएबल जेड ले रहे हैं और हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे और इसको हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट एल। हम यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स या एक्स की वैल्यू प्लस वाई और फाइनली यहाँ पे जेड। तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें जो ये एक्स और वाई है ये चेंज नहीं हो रहा है, इनमें चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम है, ठीक है। एक दूसरा बनाते हैं, पब्लिक वॉइड स्वैप के नाम से बनाते हैं और इसके अंदर भी दो आर्गुमेंट पास करते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। हमें यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, स्वैप करना है, हम लॉजिक लगाते हैं, लिखते हैं ए इक्वस टू ए प्लस बी, फिर लिखते हैं बी इक्वस टू ए माइनस बी और फिर लिखते हैं ए इक्वस टू ए माइनस। स्वैपिंग के कोड से कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वैपिंग का कोड समझ में आ रहा है, सही है, नहीं होगा तो हम समझाएंगे ऐसा कैसे हो रहा है, अभी समझा भी देंगे। प्रिंट एलन हम यहाँ लिख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग के पहले क्या है हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और स्वैपिंग के पहले हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वस टू यहाँ पर प्लस x की वैल्यू और फिर कॉमा लगा कर लिख सकते हैं y इक्वस टू वाई की वैल्यू, ठीक है। सेम यही दोनों लाइन आपको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद हम पेस्ट कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग, ये दो मेथड्स बना रखे हैं। अब ये जो पहला मेथड है ये प्योर है, कैसा है, प्योर फंक्शन है, प्योर फंक्शन। लेकिन ये जो दूसरा है ये इम्प्योर है, इसको नाम देंगे इम्प्योर फंक्शन का, इम्प्योर फंक्शन। क्यों देंगे, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से है कि प्योर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ दियर पैरामीटर। स्टेट का मतलब होता है वैल्यू, स्टेट का मतलब वैल्यू, कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो उसका स्टेट कहलाता है। जैसे अगर हम किसी बटन की स्टेट की बात करें तो वो समझ में आता है कि वो ऑन स्टेट में है और ऑफ में है। अगर एक वेरिएबल बनाए बटन के नाम से तो हो सकता है ना कि वो बटन हमारा ऑन हो सकता है उसकी वैल्यू ऑफ हो, वो स्टेट है। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ लगता है कि जो वेरिएबल इसमें एक्स है, वाई है या फिर ए है, बी है, इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू होगी, अगर वो बाद में चल करके चेंज हो जाए, हो सकता हो वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सम के नाम से फंक्शन हमने बनाया है, सम के नाम से, इसका क्या सीन है कि इसमें एक्स और वाई मतलब जो ये इस फंक्शन के जो ये पैरामीटर हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है। इस पूरे
मेथड को एग्जीक्यूट होने के बाद भी एक्स और वाई की वैल्यू वही पड़ी हुई है जो इस मेथड को कॉल करते समय इसको दिया गया। मतलब ये फंक्शन जो है वो प्योर फंक्शन है, ये अपने पैरामीटर में कोई चेंज नहीं ला रहा, अपने पैरामीटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं ला रहा। लेकिन ये जो स्वैपिंग का है, बिफोर स्वैपिंग, अच्छा हमने एक्स लिखा है क्या? अरे क्या हमारे दिमाग की, क्या करें इसको ए कर लें, ए। हमने ध्यान नहीं दिया लिखते समय, यहाँ बी होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए। इसको भी चेंज करें, यही उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे स्वैप को, उस टाइम पर जो ए और बी को वैल्यू देंगे, एक फंक्शन मतलब प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, ए और बी दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब इस फंक्शन ने क्या किया, ए और बी के स्टेट को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्योर फंक्शन। दोनों के मीनिंग समझ में आए? प्योर और इम्प्योर कब होता है? हर्षिता, इसमें डाउट तो नहीं रह जाएगा? नो सर, अच्छा, एक चीज पूछना था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैथ डॉट रैंडमली जो इंप्लीमेंटेशन आ सकता है। मैथ डॉट रैंडम जो है वो इम्प्योर फंक्शन में आ सकता है। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं क्या? मैथ डॉट रैंडम में चेक करा देते हैं, उसको चेक करा देते हैं, कोई नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args इसके अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट रैंडम, कुछ इस तरीके से देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या। जावा सी ये तो पैकेज बना नहीं रहा है, इसको हम डायरेक्ट रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। प्योर एंड इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस डॉट जावा। हो गया, रन करते हैं इसको, काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं और यहाँ सी की ज़रूरत नहीं है। एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये जो रैंडम है, यहाँ पैरामीटर तो पास किए नहीं है, और जो इनकी डेफिनेशन है प्योर इम्प्योर की, इसमें इन्होंने किसकी बात किया है? पैरामीटर की बात किया है, कि वो फंक्शन जो अपने पैरामीटर की वैल्यू मतलब स्टेट चेंज कर देते वो कहलाते हैं इम्प्योर, और जो चेंज नहीं करते हैं वो कहलाते हैं प्योर, ठीक है। अब जो लाइब्रेरी है, मैथ की लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो फंक्शन बनाए गए हैं, अब उसके अंदर कोड क्या लिखा गया है, ये तो उसके सोर्स कोड से ही पता चलेगा। उस सोर्स कोड के अंदर उस पैरामीटर को मॉडिफाई किया गया है या किसी दूसरे वेरिएबल की हेल्प ले ली गई है, पैरामीटर को वैसे ही सेफ रखा गया है। जैसे अब यहाँ पर है, मान लेते हैं ये एक्स और वाई है, अब यहीं पर है, अगर ये ए बी है, अगर हम यहाँ पर इनको आपस में इस तरीके से नहीं यूज करते, जैसे इस कोड का यूज नहीं करते, हम इसको कुछ ऐसे यूज कर लेते, जैसे हम एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेते इंट टेम्प के नाम से, और इसके अंदर ए असाइन कर देते, लेकिन फिर भी चेंज होता, यहाँ पे चेंज होता। या फिर अब ऐसे करें, हमने यहाँ पे एक्स ले लिया,
इसके अंदर ए को रख दिया, फिर हमने यहाँ पे वाई ले लिया और इसके अंदर बी रख दिया। अब ए और बी की वैल्यू चली गई एक्स और वाई में, और हमने सारा ऑपरेशन एक्स और वाई पे परफॉर्म कर दिया स्वैपिंग का, तो ए और बी की वैल्यू तो सेफ रह गई, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे, तो उस केस में क्या हो जाता है, यही इम्प्योर फंक्शन प्योर फंक्शन कहलाने लगता है। तो जो प्योर और इम्प्योर कहा गया है वह इस पे किया गया है कि ऐसा फंक्शन जो अपने पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर देता हो वो इम्प्योर है, और जो चेंज ना करता हो वो प्योर है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है हर्षिता। तो रैंडम जो है वो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए प्योर फंक्शन, ये चेंज नहीं कर रहा है, इसमें पैरामीटर है ही नहीं, चेंज होगा कहाँ से? क्या सर ने इसको इम्प्योर बोला है क्या? नो सर, क्योंकि अगर हम मैथ डॉट रैंक मतलब डिफरेंट कई बार इसकी वैल्यू हर बार हाँ हाँ, हर बार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये एक्चुअली इसके रैंडम के अंदर कोड लिखा गया है, ये क्या करे, रैंडम नंबर जनरेट करे, और जो जो काम करता है ना ये डिपेंड करता है प्रोसेसर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस तरीके से, मतलब वो इंटरनली कैलकुलेट करता है, एक नंबर जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर का कोड तो हमें पता नहीं है कि कैसे काम करता है, वैसे ये सब सर चीज़ें। बट वो एक फंक्शन तो है। हाँ ये फंक्शन तो है, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम एक फंक्शन है। एक रैंडम के नाम से, हाँ, एक स्पेशली रैंडम के नाम से क्लास भी है, गूगल पैकेज के पास रैंडम के नाम से क्लास है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, ओटीपी जनरेट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओटीपी बना सकते हैं, जो हम लोग ओटीपी मोबाइल नंबर पर रिसीव करते हैं वो हम इससे बना सकते हैं, लगे हाथ बना सकते हैं यहीं पे। क्या कर सकते हैं इसके लिए, मान लेते हैं हमें 6 डिजिट चाहिए, 6 डिजिट चाहिए या 4 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट की ओटीपी चाहिए। अब जो हम यहाँ पर नंबर देख पा रहे हैं ये एक आता है, हमने इसका वो देखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखा हुआ है इसका, रैंडम नंबर का सर पूछ लेते हैं कभी कभी। यहाँ से हमें 4 नंबर 4 डिजिट चाहिए, इसका मतलब 1566, ये 4 चाहिए। अगर ये चारों के चारों पॉइंट के पहले चले आते तो हम इनको अलग कर सकते थे। तो पॉइंट के पहले कैसे आएंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 10,000 कर दें, ये रहा 10,000। अभी इसको हम रन करके देखें, कंपाइल करें और इसको रन करें, ये रहा, पॉइंट के पहले क्या हुआ 4335 आ गया। अब इसमें से अगर ये डेसिमल का पोर्शन हटा देते तो ओनली इंटीजर बचता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, हम एक काम करें, इसको पहले हम एनक्लोज करें इस तरीके से, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसके बाद ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, टाइप कॉस्ट कर दें, डबल है हमको एक्सप्लिसिटली टाइप कॉस्ट करना पड़ेगा। बन गया ओटीपी, जितनी बार रन करेंगे उतनी बार ये चेंज होगा। कौन सा जावा सी रन कर रहा है, गड़बड़ कर दिया क्या हमने, सॉरी, ये रहा, ये चेंज होता रहेगा, नो डाउट। तैयार हो गया ओटीपी। और ये बैकग्राउंड में कोड, जैसे ओटीपी वाला जो हम लोग होता है ना, मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं या ईमेल वेरीफाई करते हैं तो ओटीपी आता है, बैकग्राउंड में ये कोड लिखा रहता है। जैसे मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड में रन करने लगता है कोड, ये कोड जनरेट होता है, उसके बाद से ये कोड डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है, और फिर एक एपीआई होती है जो मैसेज की एपीआई होती है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने की एपीआई होती है, मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजने की एपीआई होती है, वो एपीआई बैकग्राउंड में कॉल होती है और डेटाबेस से वो ओटीपी या फिर जो यहाँ पर ओटीपी आया है
जनरेट हुआ है कोड में, वो OTP सेंड कर देता है मोबाइल नंबर पे। SMS गेटवे होता है, उसके थ्रू चला आता है। खुद बना सकते हैं हम लोग इससे इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये है कि वो थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट है। SMS वगैरह भेजना, एक जगह से दूसरे जगह SMS भेजना नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्क के थ्रू डेटा का ट्रैवलिंग कराना। तो जो .NET के नाम से पैकेज है ना, java.net एक पैकेज है, उसका पोर्शन हो जाता है, वो यूज करता है कि हम नेट थ्रू हम डेटा को कैसे ट्रैवल कराएंगे, ये सब चीज़। ठीक है, क्लियर है ये। इसका एक क्वेश्चन है, हमने देखा हुआ है, बुक में है, और वो कंफ्यूज भी करता है, क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है, हम उसको देखे भी हैं। अब ये नहीं कि वो कहाँ है, थोड़ा एक बार पलट करके हमको चेक करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि वो समझ में नहीं आता है कि उसमें करना क्या है। वो वर्डिंग्स में लिखा रहता है, मतलब लिखा रहता है वर्ड्स में कि हमें ऐसे ऐसे काम करने हैं, और कोड जो रहता है वो गलत लिखा रहता है। वो कहता है ये कोड गलत लिखा हुआ है, हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब एक देता है स्पेसिफिक, हमको ये चीज़ चाहिए, तो आपको इस कोड को सही करना है कि इस कोड में क्या सही करें कि वैसा जनरेट हो जाए। तो वो चीज़ हम देखेंगे, इसको पलटेंगे कहीं। अब हमें याद नहीं आ रहा है कि वो किस जगह है, लेकिन है, ये हमको याद है। ठीक है, क्लियर है, इसमें डाउट्स तो नहीं है। प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग वेरिएबल्स का पार्ट पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे और ब्लॉक पढ़ेंगे क्या होते हैं, उनके यूजेज क्या क्या हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। बस एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा इनको शुरू से लेकर लास्ट तक चलें, फिर सर्कुलर मोशन में फिर वापस आ जाएंगे। एनकैप्सुलेशन हो गया लगभग, हमें लगता है कि एनकैप्सुलेशन हो गया है। पब्लिक मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, प्राइवेट मेंबर, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है, यही है पूरा। इन्होंने प्रोग्राम बना बना करके समझाया हुआ है और काफ़ी कुछ लिखा है। अगर कुछ लिखता है, सपोज मान लेते हैं स्कूल वाले सर, हो सकता हो कुछ नोट्स में लिखवा दें, कभी भी मिल जाए तो हमें ज़रूर बताएंगे कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, हम उसको समझाएंगे, उसको दिखाएंगे भी, उसको समझाएंगे भी और प्रैक्टिकली दिखाएंगे चीज़ों को। ठीक है, प्रोवाइड पब्लिक डेटा मेथड्स। अब इसके बाद तो ख़त्म हो गया, ये देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव दिया है 2-4 और बाकी प्रोग्राम इसके दिए होंगे। तो इन सब चैप्टर से प्रोग्राम वैसे आते नहीं हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं वही सब चीज़ें हैं। हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड नहीं पढ़ा हुआ है, तो वही इसके अंदर दिया हुआ है। ये फर्स्ट AC का प्रोग्राम दिया हुआ है, ये क्वार्टन वाला प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इस क्वार्टन के चक्कर में भी पढ़ेंगे नहीं हम लोग। और कौन सा एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए दिया है, हम लोग मेथड वगैरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगर बुक से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सर कहेंगे तो हम उसको समझा देंगे और बता भी देंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं रहेंगे, हमें ज़रूर बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर हम देख रहे हैं एरेज है, एरेज। Yes, sir. तो अगला चैप्टर हम लोग एरे पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम से। Yes, sir. हर्षिता, यस सर। दिव्यांशु, कोई दिक्कत? Yes. ठीक है, No, sir. बहुत बढ़िया। एरे पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग का लूप भी हो जाएगा। अगर एरे पढ़ने लगेंगे तो लूप का सिंटेक्स तो हम लिखेंगे, लूप का सिंटेक्स जान जाएंगे कैसे होता है। सिंटेक्स वैसे भी 9th में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग करनी है, तो इस बार हमारा फोकस रहेगा कि हम एरे के क्वेश्चन सॉल्व करें जो केवल एरे से रिलेटेड है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एरे और स्ट्रिंग दोनों को मिला करके आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें स्ट्रिंग भी होता है और उसी में एरे भी होता है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि एरे को अकेले छोड़, मतलब बहुत कम छोड़ते हैं। एरे में क्या है, स्वैपिंग है, सॉरी स्वैपिंग कह रहे हैं, सर्चिंग है, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हमको पढ़ना है। और एक बार के लिए हमें थोड़ा सा अवेयर करा देंगे, हो सकता कहीं सिलेबस चेंज अगर हुआ होगा वैसे। Sir, 2D is well. सबसे कई साल से है। अच्छा, इस बार 2D एरे भी आ गया, हटा दिए थे लोग। सर पिछले साल से भी है, अच्छा पिछले साल में भी था। अच्छा, पिछले साल भी था, पिछले साल क्लास 10th के बच्चे नहीं थे हमारे पास, कोई नहीं, इसलिए हमें आइडिया नहीं चला। ठीक है, हम 2D एरे पढ़ाएंगे, जो चीज़ होगा हमें बता देंगे ज़रूर, क्योंकि मान लेते हैं
अब स्कूल के टीचर्स रहते हैं वो रिसर्च किए रहते हैं कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं,